आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से समकालीन भारत टू भूगोल से। पाठ 1 है संसाधन एवं विकास, पार्ट वीडियो का पार्ट 4, जिसमें हम पिछले तीसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तीसरे पार्ट में सतत पोषणी विकास कुछ समझ चुके थे। उसके आगे हम चलते हैं। सतत पोषणी विकास का मतलब यह हुआ कि समान रूप से बढ़ते हुए और समान रूप से समान हिस्सेदारी सबके लिए होना चाहिए, और वह इस हिसाब से होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। कह रहा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और विकास करना भी है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना भी न करें। इसके मतलब यह हुआ कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको किसी प्रकार की नुकसान न हो, उस प्रकार के सतत पोषणी विकास संसाधन को करना। अब इस हिसाब से अगला पॉइंट में कह रहा है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 यह क्या है, और कह रहा है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। अब यहाँ पे है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस लिए? हमारी पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, किसी प्रकार की नुकसान न हो, उसको ध्यान में रखते हुए ब्राजील में, जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, उस देश के एक बहुत बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में जून के महीने में। कह रहा है कि आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इसमें स्पष्ट कह रहा है कि आयोजन विश्व स्तर पर, यह नहीं कि कुछ छोटे स्तर पे कुछ लोगों के ही, या एक देश या कुछ ही देश या कुछ एरिया देश को, नहीं, ऐसा नहीं, पूरी पृथ्वी को लेकर किया गया था। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सब संयुक्त रूप में किया गया था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था 1992 में। आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक स्तर पे उनकी आर्थिक जो गतिविधि है जीवन चलाने की, वो विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, जो विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको बढ़ाने के लिए, उन समस्या जो बाधा डाले उन समस्याओं को ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया गया था। 100 से अधिक जो लोगों ने इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने कहा था कि एक दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आने वाली जो भी संसाधन चीजें हैं उनको अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे, समान रूप से के हिसाब से सतत निरंतर जो सबके लिए हो, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उसकी भी पीढ़ी के लिए इस हिसाब से किया जाएगा। उसके लिए कह रहा है कि सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति। वन सिद्धांत की मतलब वन का किस प्रकार से रख रखाव करना है, हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, उस पर भी विचार किया गया था। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को विस्तृत प्रदान की। अब एजेंडा 21 क्या है, हम अगले टॉपिक्स पे देखते हैं। एजेंडा 21 क्या है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह घोषणा पत्र है कि जो 100 से अधिक देशों ने अपना एक घोषित किया था कि हम सभी मिलकर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। वो घोषणा पत्र था। 1992 में रियो डी जेनेरो के सम्मेलन में यह घोषणा किया गया था, जो 100 से अधिक
राष्ट्राध्यक्षों ने, अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा जो भी रहे होंगे, उद्देश्य उसका क्या था? एजेंडा 21 का क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना था। भूमंडलीय, जो पूरी पृथ्वी है, पूरी मंडल है, उसके आधार पे सतत पोषणी, सतत मने निरंतर, पोषणी मने इस प्रकार से कि हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी के हिसाब से कोई भी संसाधन एक उचित रूप में बंटवारा हो, जो निरंतर चलती रहे, उसका विकास हासिल करना था उस एजेंडा 21 में। पुनः करा, विश्व का ख्याल रखते हुए, पूरे विश्व का ख्याल रखते हुए, क्या कि उस विश्व में किसी भी प्रकार की, किसी भी देश में पर्यावरण, गरीबी, रोग से निपटना था। कि ऐसा न कर दें कि चाइना जैसे आज के टाइम में जितने विकसित देश हैं उतने ही अधिक एसी, ये कूलर, सॉरी एसी हुआ, और जिसमें से उसमें से गैस निकलता है, रेफ्रिजरेटर जो बोलते हैं, सीएफसी गैस जो निकलती है, जितने विकसित देश हैं वही ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें प्रथम स्थान पे चाइना का नाम आता है। और यह ओजोन परत को जो क्षरण करता है, वो हमारा पर्यावरण को ही ढिसमिस कर रहा है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गरीबी, कुछ ऐसा काम न किया जाए कि ज्यादातर गरीबी आ जाए, कुछ ऐसा न काम किया जाए कि महामारी आ जाए, जैसे आज के टाइम में चाइना से ही शुरुआत हुआ कोरोना वायरस, जो आज पूरा विश्व तबाह है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस प्रकार से यह ध्यान में रखते हुए उस 1992 में प्रथम एजेंडा तैयार किया गया था, जो एजेंडा 21 में रखा गया। तो इस प्रकार से, जैसे इसमें आपने देखा कि पर्यावरण, गरीबी, रोग से इत्यादि से निपटना था। चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं कि संसाधन नियोजन। यह क्या है संसाधन नियोजन? देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस जरूर करें, ताकि आपको बनती हुई इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आप देखते हैं और मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है, तो मुझे वीडियो भी बनाने का एक हौसला बढ़ेगा। और आप देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार से मेरी भी हौसला बढ़ेगी और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसमें आपके पास यदि पुस्तक भी नहीं है तो आप इसको यदि स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और इसका नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको पुस्तक भी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। और नहीं, पुस्तक इस दौरान जिस समय समस्याएं हम लोगों के सामने गुजर रही हैं, हम लोग लॉकडाउन से पूरा जैसे कि अस्त व्यस्त है, तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई भी हो जाएगी अच्छी तरीके से। और एक ही, जैसे मेरे पास जो पुस्तक है वह आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, जो आप वीडियो स्टार्ट जो ही करते होंगे, शुरू करेंगे तो पूरा आपका बैनर पोस्टर की तरह दिखेगा उस पुस्तक का नाम, जो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसी पुस्तक से पढ़ाया जा रहा है। जो उसी पुस्तक से ही, समझिए, पूरी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसी पुस्तक से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इसे नोट्स भी बनाते रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो एक बेहतर शिखर तक जा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले हेडिंग पे आए थे, संसाधन नियोजन। हम लोग तो पढ़ रहे थे कि मतलब किस प्रकार से जो विश्व का एक भूमंडलीकरण और एजेंडा 21 तैयार किया गया, उसमें गरीबी, भुखमरी और रोग से निपटने के लिए कि यह समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न न हो, इस प्रकार के हम लोग कुछ कार्य एजेंडा 21 में देखा। अब अगला हेडिंग है संसाधन नियोजन। ये संसाधन नियोजन क्या है कि जो भी संसाधन है पृथ्वी पे, उसका जैसे कि रख रखाव, उसका व्यवस्था किस प्रकार से है, उसके संबंध में थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि संसाधन का व्यवस्था किस प्रकार से है, चाहे वो भारत का हो, चाहे किसी विश्व का हो, चाहे पूरे पृथ्वी का हो। उसमें हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कहीं कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, कुछ ऐसा है तकनीकी, प्रौद्योगिकी और सिस्टम तमाम प्रकार के उन्नत किस्म के उन्नत के आधार पे हैं,
तो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे ये सब खनिज पदार्थ होते हुए भी वह देश पीछे है। कुछ ऐसे देश हैं कि जो ये खनिज संसाधन न होने के कारण, ये तमाम प्रकार के संसाधन न होने के कारण उनके पास अच्छी प्रौद्योगिकी, तकनीकी सिस्टम, कौशल उस देश में भरपूर है, तो वो देश विकसित है। इस प्रकार से हम जापान का नाम ले लेते हैं। जापान बहुत ही सारे संसाधनों का अपने देश में आयात करता है, फिर उसका निर्माण करता है, फिर निर्यात करता है। आयात माने मंगवाता है दूसरे देशों से और उसको पुनः अपने कौशल, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उससे दूसरे रूप आकार देके पुनः उसको निर्यात करता है, विदेशों के मार्केटों में भेजता है। इस प्रकार से हम अगर भारत की अगर थोड़ा परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें कि भारत में संसाधन नियोजन, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे संसाधन की प्रचुरता है, अत्यधिकता है, और कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमारे देश में उसका उन राज्यों में उन संसाधनों की कमी है। जैसे कि अगर छोटी सी पॉइंट हम ले लें कि भारत में छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें कुछ उड़ीसा हिस्सा आता है, झारखंड आता है, बिहार, छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा कर दें, तो वह जो पूरे एरिया का, जो अगर भारत का पूरे हम मैप देखेंगे, इस भारत के मैप में जो ये वाला हिस्सा आता है, यही छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। जो हम अगर ऐसे कर दें ये वाला हिस्सा, तो यही छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ये वाला हिस्सा आएगा। और इसी के अंतर्गत वो इतने उन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने नाम बताया, उन राज्यों में इतने खनिज संसाधन हैं, वह राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन तकनीकी उन्नत न होने के कारण वह राज्य किसी न किसी कारण पिछड़ा हुआ है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में खनिज संपदा साफ एकदम एक है कि नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी वह राज्य कुछ तकनीकी के मामले में अग्रणी है। तो इस प्रकार से जैसे कि अगर हम कह दें कि राजस्थान का नाम लेते हैं, राजस्थान में बंजर भूमि है। राजस्थान में बंजर भूमि होने के कारण वहां पे राजस्थान का जो हम ये एरिया देखते हैं ऐसे, ये वाला हिस्सा और ये राजस्थान का जो हिस्सा है, इस एरिया में ये क्या है कि इधर से समुद्री हवाएं जो जाती हैं, यहाँ पे समुद्री हवाओं से पवन चक्की जो पवन चक्र लगा के और उससे विद्युत उत्पन्न किए जा सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन अभी उसको रोका गया है, अभी उसको नियोजित रूप से विचार करके, सर्वेक्षण करके, उसकी गुणवत्ता माप परख करके कि हाँ किस लायक है, उसके आधार पर भी उसको रोका गया है। तो यही सब चीजें हैं कि भारत में संसाधन नियोजन, जैसे कि मैंने कहा कुछ राज्य ऐसे हैं जो खनिज संपदा से काफी भरे पड़े हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो खनिज संपदा के नहीं के बराबर हैं। तो यही है भारत में संसाधन नियोजन। चलिए हम कुछ खास पॉइंटों को देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन को किस किस आधार पर रखे गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रदेश में संसाधनों का पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार करना, जैसे कि वो कहाँ पे है, वो कौन सा संसाधन है, कौन सा खनिज पदार्थ है, वह क्या है, वन अधिक पाए जाते हैं या चांदी अधिक पाई जाती है या कोयला अधिक पाया जाता है। उन राज्यों को इस प्रकार से उन क्षेत्रीय सर्वेक्षण, उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना, पुनः कार्य उसका मानचित्र तैयार करना, उसका गुणवत्ता, उसकी माप सब तैयार करना। पहला यह भारत के संसाधन नियोजन एजेंडा में आता है। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करना उन राज्यों में, जैसे कि लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, प्रौद्योगिकी मतलब उसके हर क्षेत्रों में विकास करने की जो तकनीकी होती है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, जैसे खेती बाड़ी में उन्नत किस्म के बीज, चाहे कृषि यंत्रों का बढ़िया प्रयोग, चाहे वो कोई सामान हो उसको जमीन से खुदाई करके निकालने की बात हो, चाहे वह किसी प्रकार की मशीनों में उसका आकार, गुणवत्ता चेंज करने की बात हो, वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। अब कौशल माने आप जानते ही वो कला, जो इस काम को करने की क्षमता हर व्यक्ति में, हर एक कलाकार में होती है,
कौशल माने गुण, और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, उसकी एक सरकारी आंकड़ा तैयार करना, एक उसका रूपरेखा तैयार करना, सरकारी रूपरेखा। तीसरे में है आजादी के बाद संसाधन नियोजन पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रयास, अर्थात जो हमारा भारत में संसाधन नियोजन है वो आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे देश में हर 5-5 वर्ष पे उसका ध्यान रखा जाता है किस क्षेत्र में, अर्थात इस क्षेत्र में इस साल 5 वर्ष कृषि जगत में बढ़ावा दिया जाएगा, पुनः 5 वर्ष रोक के मशीन तकनीकी और कल कारखाने फैक्ट्रियों पे ध्यान दिया जाएगा, पुनः 5 साल पूरे खनिजों पे ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमाम संसाधनों को उसके नियोजन के आधार पे एक प्रक्रिया निर्माण करने की बात इसमें की गई है। हाँ, अगला ये तो अभी संसाधन नियोजन जो विश्व के स्तर पे है, कमी बेसी वाला, कहाँ कम है कहाँ अधिक है, किस हिसाब से हम प्रयोग कर रहे हैं संसाधनों को, ये आ जाएगा इसमें संसाधन नियोजन। भारत के परिप्रेक्ष्य में किस राज्य में अधिक है संसाधन, किस राज्य में कम है, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से सतत पोषणी विकास के लिए रखा जाए, इस आधार पे। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो संसाधनों का संरक्षण, अर्थात इन संसाधनों का जो भी सामान है, चाहे खुदाई से की गई, चाहे वन हो, चाहे जमीन हो, चाहे उर्वरा उसकी शक्ति बढ़ाने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो भी संसाधन हमारे कार्यों में आवश्यकता पड़ने वाली जो भी वस्तुएं हैं, उनका किस प्रकार से हम संरक्षण करेंगे, बचाव करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे, अगला हेडिंग अगले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।